हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज का हमारा जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत ज़्यादा ये केसेस जो हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। WHO ने गाइडलाइंस इस पर जारी कर दी हैं, पिछले हफ्ते की ये न्यूज़ है, राइट। सो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। WHO इश्यूज फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन द इनफर्टिलिटी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसके जो केसेस हैं डे बाय डे कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ती जा रही है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये जो गाइडलाइंस WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जारी की हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। ठीक है, सो WHO हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट गाइडलाइंस, फर्स्ट एवर ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन इनफर्टिलिटी। यानी कि सबसे पहली बार ऐसा ये हुआ है, फर्स्ट एवर, प्रथम पहली बार गाइडलाइंस जारी की हैं किस पर? इनफर्टिलिटी पर। कॉलिंग फॉर द सेफर, फेयर, अफोर्डेबल फर्टिलिटी केयर वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? इसके अगर उद्देश्य की बात यहां पर करें तो इट एम्स टू हेल्प कंट्रीज, जिन देशों में ये केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इट एम्स टू हेल्प कंट्रीज इंटीग्रेट इनफर्टिलिटी प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस, और उसको डायग्नोस करना एंड ट्रीटमेंट इनटू पब्लिक हेल्थ सिस्टम एज इनफर्टिलिटी अफेक्ट 1 in 6 पीपल ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में 6 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एंड अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे, ये जो इनफर्टिलिटी है क्या ये एक ही तरीके की होती है या फिर इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली जो इनफर्टिलिटी होती है इट हैज़ 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है वो क्या है? वेयर समवन who's never conceived a child in the past and has difficulty conceive, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया है बच्चों को और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? वेयर समवन हैज 1 or more प्रेगनेंसीज इन द पास्ट बट इज हैविंग डिफिकल्टी कंसीविंग अगेन, यानी 1-2 प्रेगनेंसी उनकी इजीली हो गए हैं, आराम से हो गए हैं, लेकिन बाद में उनको कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आएगा आपका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। और जिसने कभी कंसीव नहीं किया है उसके बाद उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी में यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अबाउट WHO इश्यूज फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनफर्टिलिटी पर जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये गाइडलाइंस हैं क्या, व्हाट इज द गाइडलाइंस इज। ओके, सो WHO फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्डाइज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, अगर मान लो हो रही है डायग्नोस तो उसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाए और उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। सीक्स टू मेक फर्टिलिटी केयर एक्सेसिबिलिटी, और इसी के साथ यहाँ पर फर्टिलिटी केयर एक्सेसिबल को आराम से लोग डायग्नोस करा सकते हैं, ये यहाँ पर सुविधा प्रदान करना। इक्विटेबल एंड एविडेंस बेस्ड, especially in countries where treatment is unaffordable and fragmented। और विशेष तौर पर ये उन देशों की बात हो रही है जहां पर इस तरीके के जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं एंड फ्रेगमेंटेड हैं, कि आसानी से मिलते नहीं है हर जगह पर, राइट। अब देखो ये जो गाइडलाइंस है इनकी की फीचर्स क्या है। WHO ने इनफर्टिलिटी पर जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 40 रिकमेंडेशंस, 40 रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कवरिंग प्रिवेंशन, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने की बात की है, इनफर्टिलिटी को रोकने की बात की है। अर्ली डायग्नोसिस की बात हो रही है, जैसे ही पता चलता है तुरंत आपको डायग्नोसिस में जाना है, एंड काउंसलिंग, और काउंसलिंग करानी है। ठीक है,
एंड एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी दिए हैं। काउंसलिंग इसलिए जरूरी है, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और इन चीज़ों की वजह से फिर बाद में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो रिलेशंस खराब हो जाते हैं, घर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये लीड करता है बाद में सेपरेशन को भी। कई बार ये प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, और फिर जब परिवार का ढांचा, एक फैमिली का ढांचा बिगड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर जाकर के सोसाइटी में भी पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें एक से एक यहाँ पर लिंक्ड होती हैं। फोकस ऑन कॉस्ट इफेक्टिव इनफर्टिलिटी, और सबसे बेस्ट यहाँ पर चीज क्या की गई है, कॉस्ट इफेक्टिव इनफर्टिलिटी केयर की बात की गई है। कॉस्ट इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, ऐसा ना हो कि अनअफोर्डेबल की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजीज, जो नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई है कि ये भी नेशनल हेल्थ इशू के अंतर्गत ही आना चाहिए, एंड यूएचसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है। अब इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे एनकरेज्ड फर्टिलिटी अवेयरनेस। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं, है ना, बात नहीं करते इन चीजों पर। कई शिक्षा का अभाव है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, तो उनको बड़े टैबू टाइप के टॉपिक्स ये लगते हैं और इन चीजों पर लोग बात ही नहीं करते हैं, ओपनली बात नहीं करते हैं, इसलिए कई बार इन चीज़ों का डायग्नोस नहीं हो पाता है, और डायग्नोस नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, फिर इसी समस्या को फेस करते रहते हैं, राइट। तो इनकरेज फर्टिलिटी अवेयरनेस कि इस चीज़ की अवेयरनेस हो, कहाँ, स्कूल्स में। अगर मान लो ये सारे टॉपिक्स स्कूल्स में बात की जाएगी, बताए जाएंगे, तो जब बच्चे वो आगे चल करके बड़े होंगे, ठीक है, तो वो उस तरीके से आगे अपनी चीज़ों को केयर करेंगे। एंड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिनको हम बोलते हैं PHC, या जिनको कम्युनिटी सेंटर्स भी बोलते हैं, राइट। तो यहां पर भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी बोलते हैं, यहां पर भी इनकी बातचीत होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज की बात है यहां पर, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर होना चाहिए, स्कूल में अवेयरनेस की बात होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जब हमारे करिकुलम्स होते हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी जब इसको लागू किया जाएगा ना, जैसे सेक्स एजुकेशन की बात होती है कि बच्चों को बताना चाहिए, उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। एक तरफ आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हो, दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को टैबू लगता है, ये तो किस तरीके से उन चीज़ों को लोग यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे उनके बारे में। एड्रेस रिस्क फैक्टर, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये एड्रेस रिस्क फैक्टर कैसा है, सच अनट्रीटेड STI, ठीक है। इस तरीके के जो भी STIs होते हैं अनट्रीटेड, लाइक टबैको यूज, बहुत बार ऐसा होता है, देखो जब इन चीजों से फाइट कर रहे होते हैं, लाइक इनफर्टिलिटी की बात विशेष तौर पर अगर की जाए, तो बहुत बार ऐसे कंसल्ट किया जाता है कि आपको अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होता है। लोग मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। कई बार ये वाला जो रेशियो देखने को मिलता है वो पढ़े लिखे लोगों में भी मिलता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को दरकिनार कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ का भी बात ऐसी है कि जैसे टबैको की बात है, लिखा होता है साफ साफ, जब इस तरीके के जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं वहां पर लिखा होता है, उसके बाद भी आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपकी ऑल ओवर हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। टबैको यूज, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट, ये एड्रेसिंग रिस्क है कि आपको इन आदतों को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। इसी के साथ रिकमेंड्स लाइफस्टाइल इंटरवेंस, कुछ ऐसी भी चीजें रिकमेंड की जा रही हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशंस या रिकमेंड्स लाइफस्टाइल इंटरवीन, लाइक हेल्दी डाइट, खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी जिसमें फाइबर हो, विटामिन हो, कार्ब्स हो, सब कुछ वहां पर हो आपके डाइट में, ठीक है। दूसरी चीजें जैसे टबैको हो गया, एल्कोहल हो गया, इनको छोड़ना होता है। एंड एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की जब बात की जाती है तो आपकी फिजिकल मेंटल बॉडी जो होती है वो ऐसे बहुत हेल्दी होती है। एंड इसी के साथ टबैको एसेसन की बात जैसे मैंने अभी बोली, फॉर इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू कंसीव, ये उनके लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रहा होता है और इसमें प्रॉब्लम आता है कंसीविंग में, तो उनको बोला जाता है आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छा खाना पीना खाओ, आप अगर किसी अल्कोहलिक या टबैको वगैरह खाते हो उन चीज़ों को छोड़ दो, राइट। तो टाइम से सोना जगना, क्योंकि प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एड्रेसिंग की जाती हैं, यानी रिकमेंड किया जाता है लाइफ स्टाइल के लिए।
प्रोवाइड क्लिनिकल पाथवे फॉर डायग्नोसिंग इनफर्टिलिटी, और इसी के साथ क्लिनिकल पाथवे भी यहां पर दिया जाता है किसके लिए, डायग्नोसिंग इनफर्टिलिटी इन बोथ मैन एंड विमेन। और ये समस्या किसी एक में नहीं होती है, ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी। अब चूंकि हमारा जो सोसाइटी है वो कैसी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बहुत ज्यादा हद तक कई बार ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं के ऊपर छोड़ दी जाती है, राइट। तो इसकी वजह से भी कई बार दूसरे डिस्प्यूट्स में ये चीजें चेंज हो जाती हैं। एंड यूजिंग द एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल, strong emphasis on the psychosocial supports and the recognizing the emotional stress। और इसी के साथ देखो यहां पर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द साइकोसोशल सपोर्ट्स, बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना एंड सोशल सपोर्ट होना, रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि हॉर्मोन्स का बहुत यहाँ पर गेम होता है, इसी के साथ इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगेन जैसा कि मैंने अभी बोला, जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कंसीविंग में, तो ज़्यादातर ये जो जिम्मेदारी डाल दी जाती है महिला के ऊपर डाल दी जाती है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ब्लेम गेम होता है, तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और इससे ये इमोशनल स्ट्रेस लीड करता है किसको, मेंटल रिस्क या मेंटल हेल्थ की तरफ आप जाते हैं, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एंड स्टिग्मा एंड द मेंटल हेल्थ बर्डन लिंक्ड टू इनफर्टिलिटी, तो मेंटल हेल्थ का जो बर्डन है ये भी इसी के साथ यहां पर लिंक्ड कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, अर्ज्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट अ राइट बेस्ड जेंडर इक्वल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रेमवर्क, यानी कि यहां पर उन कंट्रीज को अडॉप्ट करने की राइट बेस्ड जेंडर इक्वल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर बेस्ड राइट बेस्ड जेंडर इक्वल, यानी जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आएगी तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए मेल फीमेल, ये जेंडर बेस्ड यानी राइट इक्वालिटी की बात यहां पर होना चाहिए, ठीक है, तभी हो सकता है। नॉर्मली आप लोग जब आप पढ़ते हैं इन चीजों को देखते हैं, ये हमारे आसपास ही हो रहा होता है, हमारे कई बार घर परिवारों में ही हो रहा होता है ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो मेंटल हेल्थ वाली बात है ना, ये किस तरीके से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या जिसको हमेशा साइड किया जाता है, बहुत ज्यादातर केस में क्या होता है, इसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और मेंटल हेल्थ की वजह से आपके फिजिकल हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अबाउट मेंटल हेल्थ, क्या होती है मेंटल हेल्थ, देखो मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग, हमारा जो भावनात्मक वेलबींग, इमोशनल वेलबींग होता है, कॉग्निटिव पहचान के जो स्टेट होता है, दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स हैंडल स्ट्रेस, इसी के थ्रू कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग के थ्रू ही आपके लाइफ में कितना स्ट्रेस और आपको किस तरीके से उसको हैंडल करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कुछ लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, और कई बार बहुत बड़ी बातें भी हो जाती हैं, उसके बाद भी कोई व्यक्ति बहुत शांति से उसको डील कर लेता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, ये हमारे मेंटल हेल्थ की वजह से। आप मेंटली जितना स्ट्रांग होगे उतना आप अच्छे से किसी चीज को डील करने की क्षमता आपके अंदर होगी, जितना आप इमोशनली वेल बीइंग और फुलफिल्ड होगे, ठीक है। एंड वर्क प्रोडक्टिव, यहाँ पर वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। So mental health is a state of cognitive and emotional well-being that help to individual handle stress, stress को हैंडल करने में। आप जब अपना कोई काम कर रहे होते हो लाइफ में, जो भी आपका प्रोफेशन है, काम है, आप उसमें कितने प्रोडक्टिव होते हो, ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है, शाम को कोई प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आ रही अपने दिन की, तो ये क्या है, मतलब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप मेंटली फिट नहीं हो, ठीक है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और आप समाज में क्या योगदान दे रहे हो। इट एग्जिस्ट ऑन कॉन्टिन्यूम एंड द वेरिंग द इंटेंसिटी अक्रॉस इंडिविजुअल एंड द लाइफ स्टेजेस, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ इलनेस, ध्यान देना, मेंटल हेल्थ केवल एब्सेंस ऑफ इलनेस को के बारे में बात नहीं कर रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूड साइकोलॉजिकल रेजिलेंस, it also includes psychological resilience, social competence, इमोशनल बैलेंस, हमारा जो भावनात्मक संतुलन होता है, इमोशनल बैलेंस होता है, सोशल कॉम्पिटेंस होता है, सामाजिक दक्षता होती है। कई बार ऐसा होता है, ये तो बात इनफर्टिलिटी की है, जब बात आप करते हो मेंटल हेल्थ की, जैसे मान लो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, तो अब इतने सारे बस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका हो जाता है एग्जाम उनको बहुत ऊपर ट्रीटमेंट मिलता है, जिनका नहीं होता उनको कोई नहीं पूछ रहा होता है। तो ये जो सोशल कॉम्पिटेंस वाली फीलिंग आती है ना, इसकी वजह से जो इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ता है एस्पिरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, तो
उसको वहां पर कौन रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर उसकी जो चीज है, वो जो इफेक्ट होता है, स्ट्रेस होता है, वो उनकी पूरी लाइफ पर दिखता है, उनके काम पर दिखता है, उनकी स्टडी पर भी दिखता है। और आप इस चीज को रिलेट करोगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप लगातार 1 साल 2 साल तक काम कर रहे हो, और वहीं आपके अड़ोस पड़ोस वाले किसी का हो जाता है, आपके दोस्त का हो जाता है सिलेक्शन। कई बार आपकी जो क्षमताएं होती हैं धीरे धीरे वो कम हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब की जड़ एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ सही है तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। अब यहां पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, यानी एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू रेगुलेट मूड एंड रिस्पॉन्सेस, एबिलिटी टू रेगुलेट मूड एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, यानी कि अपने मूड और अपनी प्रतिक्रियाओं को, जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला और आपने रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। आप रिस्पॉन्स करते हो कि आप रिएक्ट करते हो, आपका मूड, आप लो हो हाई हो, किस तरीके से आप अपने मूड के अनुसार बात करते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनका मन होगा बढ़िया हंस के बात करेंगे, उनका मन होगा आपसे बिल्कुल नहीं बात करेंगे, तो ये बोलते भी हैं कि बहुत मूडी टाइप के हो, है ना। तो आप ये वाला जो फ्लैक्चुएशन व्यवहार में आता है, ये अच्छे गुड मेंटल हेल्थ की निशानी नहीं होता है, ठीक है। जब आपका एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है तो आप न्यूट्रल होते हो उस समय पर। ये चीज हो गई। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसी के साथ कॉग्निटिव क्लैरिटी, कॉग्निटिव क्लैरिटी में क्या होता है, कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप कैपेबल होते हो, डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल होते हो। सोशल फंक्शनैलिटी, एंगेज्ड इन द हेल्दी रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी, यानी कि कई बार ऐसे लोग आपने देखोगे, उनको किसी से मिलने जुलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना होता, जबकि आपको अगर समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो थोड़े बहुत लिंक आपको बनाने होते हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इंगेज रहते हो सोशली, ये एक गुड मेंटल हेल्थ का साइन होता है। वर्क प्रोडक्टिविटी, मैनेज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। कोपिंग एबिलिटी, कोपिंग एबिलिटी क्या है, मैनेज स्ट्रेस, ट्रॉमा और द सेटबैक विद रेजिलेंस, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो मेंटल हेल्थ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका। कोर टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट मान, यानी कि मनुष्य का जो विकास होता है, मानव विकास का कोर होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सपोर्ट्स इमोशनल ग्रोथ, एनेबलिंग इंडिविजुअल टू लर्न, वर्क एंड एंगेज सोशली। आप किस तरीके से समाज में रहते हो, कैसे रिलेशन बनाते हो, किस तरीके से आपका काम, करियर, प्रोफेशन, पढ़ाई चलती है, किस तरीके से आप इमोशनल स्टेबल हो नहीं हो, अपने मूड के अनुसार किसी से बातचीत करते हो या फिर नॉर्मल आप स्टेबल रहते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। एंड रिड्यूस डिसीज बर्डन, यानी अनट्रीटेड मेंटल इलनेस इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज लाइक लोअर इम्यूनिटी। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर परेशान हो, गुस्से में हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेंटल हेल्थ से आपके फिजिकल हेल्थ पर असर आएगा। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है, तो धीरे धीरे आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी लो होना शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इम्यूनिटी वीक होना शुरू होगी आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं। प्रिवेंट सुसाइड्स, और देखो इसी के साथ क्या होता है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी है, इमोशनली स्टेबल हैं, कॉग्निटिवली स्टेबल हैं, तो आपको गलत विचार मन में नहीं आते हैं। सुसाइड ऑफन स्टेम्स फ्रॉम द अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस स्पेशली इन यूथ। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, विशेष तौर पर जॉब का, करियर का, पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा बर्डन होता है, अगेन सोशल कॉम्पिटेंस जो हमने पढ़ा वहां पर, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होता है ना, कि कई बार किसी ने कुछ हो गया इस तरीके की घटना और आपको वो सही तो दिख रहा था, नहीं, आप उनसे बात करिए, पता चलता है जब बात करते हैं सामने से तो बिना बात किए सब ठीक ही लगते हैं, है ना। इकोनॉमिक गेन क्या है, WHO एस्टिमेट्स दैट एवरी $1 spent on mental health yield $4 in economic productivity। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ इंश्योर डिग्निटी, फ्रीडम एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, तो ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है। चैलेंजेस क्या क्या है मेंटल हेल्थ के लिए, स्टिग्मा एंड टैबू, यानी आप जैसे डिप्रेशन नाम का शब्द तो बड़ा फैशन में आ गया, कोई भी बोल देता है, जरा सा लो फील करेंगे डिप्रेशन हो गया, है ना। लेकिन अगर किसी को सच में पता चल जाता है कि किसी को डिप्रेशन है और ये साइकेट्रिस्ट से दवा ले रहे हैं, तो लोग समझते हैं पागल हो गए हैं। तो इस तरीके के जो स्टिग्मा होते हैं उनकी वजह से भी लोग कई बार इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, किसी से बात नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रेंडली बिहेवियर हो और इन चीजों को
एज ए टेबू ना लें, एज ए प्रॉब्लम ही लें, कि जैसे आपको फीवर होता है वैसे ही आपको मानसिक स्तर पर कोई परेशानी हो सकती है। सोसाइटल एटीट्यूड्स एक्विट मेंटल इलनेस विद वीकनेस एंड डिस्करेजिंग ओपन डिस्कशंस, इनकी वजह से ओपन डिस्कशंस नहीं होते हैं। एंड वर्क प्लेस प्रेशर, कई बार वर्क प्लेस पर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इरेगुलर आवर्स, कोई टाइम टेबल नहीं है काम करने का, आराम करने का। परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, यानी उसमें भी लगता है कि भाई हमारा अच्छा ही होना चाहिए परफॉर्मेंस। जॉब इनसिक्योरिटीज होते हैं, स्टे इन मेंटल वेलबींग्स, तो ये सारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं। एंड पुअर एक्सेस टू केयर, और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हो भी रहा है, किसी से ओपन डिस्कशन भी नहीं कर रहे, अगर आप कहीं पर जा भी रहे हो तो जाओगे कहाँ ये भी तो पता होना चाहिए। हर जगह तो साइकेट्रिस्ट मिलते भी नहीं है, बड़े शहरों में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो मैनी रूरल और लो इनकम रीजन लेक ट्रेंड प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटीज। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जैसे लोन हो गया, जॉब का लॉस हो गया, हेल्थ केयर कॉस्ट हो गया, कैन इंटेंसिफाई एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इनकी वजह से बढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग लिमिटेशन हो गया, मेंटल हेल्थ असेसमेंट रिलाई हैवीली ऑन सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंडियाज इनिशिएटिव्स ऑन मेंटल हेल्थ, हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के लेवल पर मेंटल हेल्थ को लेकर के क्या क्या पहल की गई हैं, क्योंकि ये इश्यू तो हर जगह हो रहा है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था, लीगल राइट टू क्वालिटी केयर एंड डीक्रिमिनलाइज सुसाइड। तो इसी समय पर यहाँ पर पहले सुसाइड लोग करते थे या करने की कोशिश कोई करता था तो उसको क्रिमिनलाइज्ड, तो ऐसे ही डर के मारे अगर मान लो बच गया, नहीं कुछ हुआ, तो उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता था। अब उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया है कि भाई अगर कोई ऐसे थॉट आ भी रहे हैं, किसी ने ऐसा स्टेप लिया है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, आप उसको और प्रताड़ित मत करो। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 में शुरू हुआ था, डिसेंट्रलाइज्ड केयर वाया डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 767 डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ एक टेलीमानस 2022 में 2022 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, 24/7 टेली काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है थ्रू टेली फ्री हेल्पलाइन 14416 के द्वारा। एक सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 में जारी हुई, टारगेट रखा गया कि 10% रिडक्शन किया जाएगा 2030 तक जितने भी सुसाइडल केस होते हैं उनमें। ठीक है, अब हम ये जो हमने पूरा देखा कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एवर यानी पहली बार ऐसा किया है, इनफर्टिलिटी पर ग्लोबल गाइडलाइंस जारी की हैं, वो उससे मेंटल हेल्थ किस तरीके से प्रॉब्लम में आती है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब हमने देखेंगे कि हमने जो क्लास में ये डिस्कशन किया है, यूपीएससी से किस तरीके से ये रिलेट कर सकते हैं, मेंस में हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है ये। ठीक है, और सो देखिए जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और सोशल इश्यू में आपका ये काम आ सकता है। सो इनफर्टिलिटी एज पब्लिक हेल्थ, सोशल इश्यूज अफेक्टिंग फैमिलीज, मैरिज, जेंडर डायनेमिक्स, यहाँ आप सोसाइटी वाले पेपर में रिलेट कर सकते हो। स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ, सोसाइटल प्रेशर सराउंडिंग इनफर्टिलिटी। सेकंड पेपर जो हमारा है जीएस का, वहां पर हेल्थ गवर्नेंस पॉलिसीज, इसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, WHO गाइडलाइंस एज पार्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस एंड इंडियाज कमिटमेंट्स, role of public health system, need for universal access, reducing catastrophic health expenditure and integrating infertility care under national health mission, reproductive health rights SDG 3 में ये आता है। और जब SDG की बात है तो 2015 में पेरिस कन्वेंशन में आपको पता है इनको लागू किया गया था। जीएस पेपर 4 में हमारा जो एथिक्स है वहां पर भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, ह्यूमन वैल्यूज के साथ। एथिक्स इश्यूज यानी एथिकल इश्यू अराउंड इक्विटी, एक्सेस एंड द रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन इन इनफर्टिलिटी इंडस्ट्री एंड अपहोल्डिंग डिग्निटी द ऑटोनॉमी ऑफ कपल, इसको भी अपहोल्ड करना जरूरी होता है। तो ये हमारा जीएस पेपर 4। तो आप देखो यहाँ पर जीएस पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 4 में ये 3 जगह आपका यहाँ पर काम आ सकता है, सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिसी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो ये आज का मुद्दा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी। ठीक है, तो अभी इंटरव्यू होने वाले हैं यूपीएससी के, अगले वर्ष के लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। सो इनको अच्छे से आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।